हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है। चलिए, सत्यम पटेल जी, पूनम सिंह जी, दीपक जी, सभी लोग एक बार फटाफट से लाइव आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो स्टार्ट करें आज का सेशन अपना। ठीक है भाई, स्टार्ट करें आज का सेशन। सब ठीक है? राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का द स्मार्ट विजन क्लासेस में। चलो, हाँ भाई, आज क्लास होगी सत्यम पटेल जी, बिल्कुल क्लास होगी आज आपकी। कल थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, इंटरनेट की समस्या हो गई थी, जिस वजह से आपकी क्लास नहीं चल पाई थी। ठीक है, तो चलिए सभी लोग लाइव आ जाइए। सभी लोग एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, हम लोग बिना देरी के अपने सेशन में आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑल क्लियर। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। चलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो चला जाए क्वेश्चन में, बढ़ा जाए क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज में, आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्वागत है सत्यम पटेल जी आपका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सत्यम पटेल जी, आपसे अच्छा आपका कोई मित्र नहीं है, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़ें, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। आ जाइए, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आपका। चलिए भाई, इस सीरीज के पहले क्वेश्चन में आ जाइए, सभी लोग बताएंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है आपका। जीन्स आर मेनली मेड अप ऑफ, जीन मुख्यतः बने होते हैं। चलो, जीन जो कि आप जानते हो जेनेटिक्स की स्मॉलेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकाई होती है। ठीक है, और जीन्स पूछा है कि बने किस चीज के होते हैं? डीएनए के, आरएनए के, लिपिड एंड प्रोटीन के, या ओनली प्रोटीन? चलिए, एक बार सभी लोग बताइए फटाफट से। क्वेश्चन की शुरुआत में आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि जीन्स किस चीज के बने हुए होते हैं। ठीक है भाई, जीन्स मुख्यतः किस चीज के बने हुए होते हैं, एक बार सभी लोग बताएंगे। ओके, गौरव कुमार जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। और बाकी जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ अपनी तैयारी को बेहतर रखने के लिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। तो क्या होगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी लोग बता रहे हैं ये बने होते हैं किसके? डीएनए से, है ना? डीएनए के बने हुए होते हैं। बहुत अच्छे, डीएनए के बने हुए होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोर्टशिप बिहेवियर इज ए फॉर्म ऑफ, कोर्टशिप बिहेवियर किसका एक फॉर्म है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका टैक्सिस का, बी ऑप्शन है काइनेसिस का, सी ऑप्शन है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का, या फिर इम्प्रिंटिंग का। हाँ जी गौरव जी, बिल्कुल, यहाँ पर आपकी रेगुलर क्लास चलती है और 11 बजे से ये आपकी क्लास होती है डेली। ठीक है, 11 बजे से ये आपकी क्लास होती है। मिथिलेश कुमारी जी, स्वागत है, गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को जल्दी से सभी लोग शेयर करके आइए फटाफट से। ठीक है, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करके आइए जल्दी से। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोर्टशिप बिहेवियर इज ए फॉर्म ऑफ, कोर्टशिप बिहेवियर जिसको अनुरंजक व्यवहार कहा जाता है, ये किसका एक पैटर्न है? चलिए, फटाफट से बताएंगे किसका एक पैटर्न है कोर्टशिप बिहेवियर। चलिए, तो ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें कहेंगे कि जो सेम स्पीसीज के साथी होते हैं, सॉरी, विभिन्न स्पीसीज के अपने साथी का चुनाव जो रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, कोर्टशिप बिहेवियर ऐसा बिहेवियर है जिसमें विभिन्न जातियां अपने साथी का चुनाव प्रजनन के लिए करती हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? ये कहेंगे कि आपको देखने को मिलेगा फिक्स एक्शन पैटर्न के लिए, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के लिए। चलिए, अच्छा,
क्या बताएंगे? बहुत अच्छे, सारे ऑप्शन बता रहे हैं सी। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक वेक्टर? इनमें से कौन सा एक आनुवांशिक वाहक है? जेनेटिक वेक्टर इनमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉस्मिड्स, बी ऑप्शन है फेज, सी ऑप्शन है प्लाज्मिड्स, या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बताएंगे। इनमें से बताना है कि कौन सा जेनेटिक वेक्टर कहलाता है। ठीक है भाई, इनमें से कौन सा जेनेटिक वेक्टर कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है कॉस्मिड्स, बी ऑप्शन आपका दिया है फेज, सी ऑप्शन प्लाज्मिड्स, या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। तो जेनेटिक वेक्टर का मतलब है ऐसे सबस्टेंस जो एक सेल से दूसरे सेल में क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें ले जाने का काम करते हैं, है ना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं। तो उसमें ये सभी आ जाएंगे, कॉस्मेट भी हो जाएगा, फेजेस भी हो जाएगा, प्लाज्मिड भी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सभी ऐसे कण हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं, या फिर यूं कह ले कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज लगाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन दिया है टाइडमैन्स बॉडीज आर वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द एम्बुलिक्रल सिस्टम ऑफ द स्टारफिश एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन दिया है टाइडमैन बॉडीज तारामीन के एम्बुलिक्रल सिस्टम के विशेष भागों में से एक है तथा किसके निकट साहचर में स्थित रहता है, किसके आसपास ये देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टोन कैनाल के आसपास, बी ऑप्शन है रिंग कैनाल्स, सी ऑप्शन है रेडियल कैनाल्स, या फिर लेटरल कैनाल्स। चलिए जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, टाइडमैन्स बॉडीज जो कि आपको स्टारफिश में देखने को मिलती है। स्टारफिश जो कि इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है ना, और स्टारफिश में आपको ये बताना है कि किसके आसपास ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसके आसपास प्रेजेंट होती है, स्टोन कैनाल के, रिंग कैनाल के, रेडियल कैनाल के, या फिर लेटरल कैनाल के। चलो भाई जल्दी से बताएंगे। चलो तो ये एक ऐसी संरचना है जो रिंग कैनाल के अंदर खुलती है। ठीक है, कहेंगे कि रिंग कैनाल के अंदर खुलती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम सही बता रहे हैं सारे लोग। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ एमाइलोप्लास्ट इज टू, एमाइलोप्लास्ट का फंक्शन बताना है आपको। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट का फंक्शन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को अवशोषित, पानी को अवशोषित करने का काम करते हैं। बी ऑप्शन दिया है एब्जॉर्ब लाइट, लाइट को अवशोषित करने का काम करते हैं। सी ऑप्शन दिया है स्टोर फैट्स, फैट्स को संरक्षित करने का काम करते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन आपका दिया है स्टोर स्टार्च। ठीक है, फिफ्थ के लिए क्या होगा, फिफ्थ ऑप्शन 5 के लिए। चलिए जल्दी से बताएंगे। एमाइलोप्लास्ट के लिए पूछा है आपसे। ठीक है भाई, एमाइलोप्लास्ट जल्दी से बताएंगे, बहुत अच्छे। एमाइलोप्लास्ट किसका संरक्षण करते हैं, किसके लिए यूज होता है, इनका कार्य क्या है। वाटर को अवशोषित करने का काम करता है। एब्जॉर्ब लाइट, लाइट को अवशोषित करने का काम करता है। फैट को स्टोर करता है, या फिर स्टार्च को स्टोर करता है। मैम स्क्रीन का क्या हो गया देखिए। चलिए भाई, हाँ तो बहुत अच्छे, क्या होगा यहाँ पर। चलो कुछ लोग बता रहे हैं क्या फैट होना चाहिए। फैट क्यों होना चाहिए भाई, इलायोप्लास्ट होता है फैट के लिए, वसा के लिए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा स्टार्च का स्टार्च का स्टोरेज करता है ये।
क्यों भाई? स्टोरेज स्टार्च इमाइलोप्लास्ट स्टोरेज करता है किसके लिए? तो बताएंगे ये स्टार्च का। और जो लोग भी बच्चे फैट बता रहे हैं उसके लिए इलायोप्लास्ट होता है जो कि फैट का संरक्षण करता है, वसा का। ठीक है भाई, फैट का या वसा का कहेंगे कौन संरक्षण करता है, तो ये बताएंगे कि ये संरक्षण करते हैं कौन? चलिए इलायोप्लास्ट हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है? सूक्ष्म पोषक कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है आयरन, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन मैग्नीशियम या फिर ऑक्सीजन। चलो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ठीक है, इनमें से कौन सा है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है? चलो भाई फटाफट से बताएंगे तो बहुत अच्छे। माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है सूक्ष्म पोषक, आयरन हो जाएगा। ठीक है, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, उसके अलावा आपका क्या है तो कहेंगे कॉपर हो गया, क्लोरीन हो गया। ये सब किस में आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। चलिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, ये सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं, है ना भाई? चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज हैज मार्जिनल प्लेसेंटेशन, इनमें से कौन सी फैमिली में मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है लिलिएसी फैमिली, बी ऑप्शन है लेग्यूमिनेसी फैमिली, सी ऑप्शन है क्रूसीफेरी फैमिली या फिर सोलनेसी फैमिली। चलिए इनमें से कौन सी फैमिली में पूछा है कि आपको सीमांत प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहाँ पर देखने को मिलता है? चलिए सभी लोग बताएंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन कौन सी फैमिली में देखने को मिलता है? ठीक है, तो ये देखने को मिलता है, बहुत अच्छे, ये देखने को मिलता है लेग्यूमिनेसी फैमिली में। क्यों भाई? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग। लेग्यूमिनेसी फैमिली में ये आपको देखने को मिलता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। उसके अलावा पैराइटल प्लेसेंटेशन आपको क्रूसीफेरी में देखने को मिलता है, क्रूसीफेरी में पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। एक्सियल प्लेसेंटेशन आपकी सोलेनेसी फैमिली में, और जो एक्सियल प्लेसेंटेशन है वो लिलिएसी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, लिलिएसी फैमिली में और सोलेनेसी फैमिली में एक्सियल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। क्रूसीफेरी फैमिली में बताएंगे पैराइटल, और बाकी आप लेग्यूमिनेसी में बता सकते हो मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। बहुत अच्छे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैम पोल लगा दीजिए। चलिए ये वाला भी अभी कुछ दिन में आपका आने लग जाएगा दीपक जी, पोल वाला भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, चलिए हाँ, पैराइटल क्रूसीफेरी में देखने को मिलता है, मार्जिनल आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली में। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बाई नेफ्रीडिया, बी ऑप्शन है बाई ग्रीन ग्लैंड्स, सी ऑप्शन है बाई किडनीज या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। रुचि पटेल जी, अनुराधा जी, स्वागत है आपका। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जल्दी से बताएंगे।
चलिए अच्छा, बहुत अच्छे। आ जाइए, सभी लोग बताएंगे क्या होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में मैम मेरा भी नाम ले लीजिए, सानू जी, सानू चौहान। चलिए स्वागत है आपका सानू जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है, आर्थ्रोपोडा में पूछा है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा में ज्यादातर आप पढ़ते हो इंसेक्ट में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप कह सकते हो मालपिघियन टिब्यूल्स देखने को मिलती हैं। क्यों भाई, मालपिघियन टिब्यूल्स। उसके अलावा बुक लंग्स भी कई जगह देखा जाता है ना, बुक लंग्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्कॉर्पियन वगैरह में। आल्सो कह सकते हैं ग्रीन ग्लैंड भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ग्रीन ग्लैंड है ना, ये सारे। और कुछ कीटों में तो कह सकते हैं क्या होता है, बाई बुक लंग्स हो गया, ठीक है, मालपिघियन टिब्यूल्स हो गया, ग्रीन ग्लैंड भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो क्या, ऑप्शन बी, है ना भाई, ऑप्शन बी, ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनमें ग्रीन ग्लैंड देखने को मिलती हैं। और अगर नेफ्रीडिया की बात करें, नेफ्रीडिया कहाँ पर देखते हो, तो बिल्कुल बहुत अच्छे सभी लोग बता रहे हैं मैम, एनिलिडा में। क्यों भाई, एनिलिडा में आपको देखने को मिलता है क्या, बाई नेफ्रीडिया, जो कि इनका कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट फीचर के फॉर्म में भी आता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। चलो, किडनी आप ह्यूमंस में पढ़ते हो, उसके अलावा और भी मैमल्स में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आप लगाओगे ऑप्शन बी, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी। हाँ भाई, स्कॉर्पियन वगैरह में क्या पाया जाता है, तो लंग्स देखने को मिलता है, ग्रीन ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। आल्सो यहाँ पर कहेंगे कि आपका मालपिघियन टिब्यूल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट वॉज प्रेजेंट बाई, जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है सेवॉल राइट्स के द्वारा, बी ऑप्शन है जी सिम्पसन के द्वारा, सी ऑप्शन है जूनियन हक्सले के द्वारा, या फिर हार्डी विनबर्ग के द्वारा। चलिए, इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जिसके द्वारा जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रेजेंट किया गया था। चलो भाई, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए फटाफट से बताएंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। चलिए जल्दी से बताएंगे। हाँ, तो बिल्कुल ये किसके द्वारा बताया गया था, सेवाल राइट्स नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। ऑप्शन आपका फर्स्ट, जितने लोग भी फर्स्ट बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एक मिनट, क्वेश्चन है एक्सट्रीमाइट्स ऑफ टेल एंड ईयर आर relatively salt in animals living in cooler region as compared to those inhabiting warmer region. This is called, दिया है कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो जीव हैं उनकी पूंछ और जो कान होता है उसका किनारा गर्म प्रदेश में रहने वाले जंतुओं की तुलना में छोटा होता है। इसका रीजन क्या होता है। चलो भाई, इसका रीजन पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि ये एलेंस रूल की वजह से होता है, बी ऑप्शन है ग्लोसर का नियम बताता है, सी ऑप्शन बर्गमैन का नियम बताता है, या फिर जॉर्डन का नियम बताता है। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे किसने बताया था कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो जीव हैं उनके क्या हैं, कान और पूंछ एज कंपेयर टू, जो जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पर रहते हैं तो उनकी तुलना में वो क्या है, छोटे होते हैं। ये किसके द्वारा बताया गया था। चलिए, और आप सभी लोग बताइए इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है ना।
ये भी बताना है कि इसका रीजन क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। चलिए, तो ये बताया था एलन के नियम ने, बहुत बढ़िया। किसने बताया था बताएंगे कि एलन के नियम ने बताया था। और इसका रीजन ये है कि जहां पर ज़्यादातर ठंडी पड़ती है तो उनकी बॉडी में हीट को कंजर्व रखने के लिए, हीट को बाहर ना निकलने के लिए ऐसा देखने को मिलता है, वो अपनी बॉडी को ऐसे वातावरण में अनुकूल परिस्थिति में रहने के लिए ऐसे एक तरह से क्या करेंगे, ऐसे ढाल लेते हैं कि उनकी बॉडी में हीट कंजर्वेशन हो पाए। बहुत अच्छे, ठीक है। जैसे कि ज़्यादातर जहाँ ठंडी होती है तो वहाँ पर देखते हैं कि जो जानवर रहते हैं उनके कान छोटे होते हैं, है ना। और बाहर अगर देखा जाए जो गर्मी वाले रीजन में रहते हैं उनके ईयर क्या है, कान ज़्यादा बड़े होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि बॉडी से जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो हीट एक्सचेंज कम हो इन्वायरमेंट में, है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा, हीट कंजर्वेशन के लिए ऐसा होता है। बहुत अच्छे। चलिए, तो ये बताया था एलन के नियम ने। ऑप्शन ए। बफरिंग हो रही है क्या, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए अनुराधा जी, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, बफरिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही है, सब सही चल रहा है। क्लास आपकी बहुत ही शानदार चल रही है, एकदम सब सही चल रहा है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। डीडीटी इज ए, डीडीटी एक क्या है, डीडीटी क्या है। क्लास स्टॉप हो गई, नहीं मैम, देखिए नहीं भाई, चल रही है क्लास, एक बार कनेक्शन चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अपने फोन को रिफ्रेश कर लीजिए, सब सही है। चलिए, अब ठीक हो गया। चलो, आप लोग बीच बीच में क्या करते हो ना, इससे क्या होता है, जब आप लोग बोलने लगते हो मैम क्लास बफरिंग हो रही है, क्लास चल नहीं रही है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, उसमें क्या होता है, एक फ्लो बना हुआ होता है। जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो एक फ्लो बना हुआ होता है, और ऐसे कमेंट आते हैं, पढ़ेंगे, फिर हम देखने लगते हैं, चेक करने लगते हैं, तो फ्लो टूट जाता है। तो आप लोग ध्यान रखा करिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार आप पहले अपने फ़ोन का इंटरनेट या फिर अपने फ़ोन में एक बार रिफ्रेश कर लिया करिए, ठीक है। हाँ, वही होता है, वही होता है कि एक बार फ्लो टूट गया तो उसमें फिर से वापस आने में फिर कहेंगे कि मैम आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, डिस्टर्ब करते रहते हैं। हाँ, चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। डीडीटी के लिए बताना है, ये एक एंटीबायोटिक है। बी ऑप्शन दिया है आपका, ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। सी ऑप्शन दिया है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए, ठीक है। हाँ भाई, आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, अच्छा आगे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे डीडीटी के लिए बताना है, डीडीटी। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हो जाता है कभी कभी, क्या है, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो जाता है, तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, बताना है डीडीटी क्या है। एक डीडीटी जिसका छिड़काव किया जाता है ना, किसानों द्वारा छिड़काव किया जाता है खरपतवार को नष्ट करने के लिए, है ना। तो ये क्या है, एक टाइप का। चलो आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट में आता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड बाय, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं कौन। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है ग्रोइंग ग्रॉसेस, जो घास ग्रो कर रही हैं वो। बी ऑप्शन आपका दिया है हार्वेस्टिंग ट्रीज, कटे हुए पेड़। सी ऑप्शन दिया है प्लांटिंग ट्रीज, या फिर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों के खेत के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई, बात नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आ जाइए। सबसे ज्यादा जो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है।
फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है ग्रोइंग ग्रॉस, जो बढ़ती हुई वृद्धि करती हुई घास के मैदान है वो। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका हार्वेस्टिंग ट्रीज, जो आपके, चलिए हार्वेस्टिंग ट्रीज मतलब कटे हुए पेड़ हैं वो। तीसरा ऑप्शन दिया है लगे हुए पेड़ मतलब प्लांटिंग ट्रीज, जो लगाए गए हैं। या फिर इसमें दिया है फसलों के खेत, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे फटाफट से। ठीक है भाई, जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड, सर्वाधिक सौर ऊर्जा जो कि क्या है यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्रहण की जाती है। तो जो ग्रोइंग ग्रास बता रहे हैं आप लोग वो भी ग्रहण करते हैं, लेकिन इसमें होता है ग्रोइंग ग्रास लगभग 1 से 1.5 के आसपास। एक मिनट, चलिए ये कितना होता है, लगभग 1.15% के आसपास ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। लगे हुए पेड़ कहेंगे तो वो तो इन जनरल जो अपना फोटोसिंथेसिस में उपयोग करते हैं वो करेंगे, ठीक है। 0.8% के आसपास क्या होता है, जो संयुक्त वन होते हैं वो। 5% फसलों द्वारा और 10 से 12% जो गन्ने वगैरह की फसलें होती हैं उनके द्वारा प्रकाश का एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं वो फसलों के द्वारा, ठीक है। जैसे कि आप बात करते हो शुगर केन, अगर गन्ने की फसल है तो उसमें जो प्रकाश का अवशोषण हो रहा है वो लगभग होता है 10 से 12% के आसपास, मतलब सोलर एनर्जी 10 से 12% ये एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा, यहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में। हाँ चलो बहुत अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा है वैसे सबसे ज्यादा एल्गी करते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ सबसे ज्यादा अगर इन जनरल पूरे इकोसिस्टम में आप बात करो तो बहुत अच्छी बात है, ये आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा, क्योंकि एल्गी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है भाई। तो ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेल्स आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स, इनमें से कौन सी एक ऐसी कोशिका है जो प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स। बी ऑप्शन दिया है आपका लिम्फोसाइट्स। सी ऑप्शन है आपका इओसिनोफिल्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। चलो अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे फटाफट से आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इनमें से क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज्यादा जो इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फटाफट से बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से बताएंगे। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लिम्फोसाइट्स हो जाएंगी। लिम्फोसाइट्स सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इन सब का भक्षण करती हैं, है ना। और लिम्फोसाइट्स होती हैं दो टाइप की, आप पढ़ते हो है ना, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। क्यों भाई, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की ये कोशिकाएं पढ़ते हैं। इनमें किलर टी सेल्स पाई जाती हैं जो कि क्या होती हैं, आक्रामक होती हैं, बाहर से आने वाले हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, WBC, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन टू, सार्कोमियर किन दो पट्टियों के बीच की दूरी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है H बैंड्स के बीच की, बी ऑप्शन है आपका Z बैंड्स के बीच की, सी ऑप्शन है A बैंड्स या फिर M लाइंस के बीच की दूरी है सार्कोमियर। चलो भाई जल्दी से बताएंगे सार्कोमियर। सार्कोमियर बताना है जल्दी से, किसके बीच की दूरी है। चलो फटाफट से बताओ, सार्कोमियर किसके बीच की
क्या है, एरिया होता है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट में आप बैंड पढ़ते हो, उन्हीं बैंड्स के लिए पूछा है कि किसके बीच की ये डिस्टेंस होती है, सार्कोमियर। ठीक है भाई, सार्कोमियर किसके बीच की डिस्टेंस होती है। चलिए जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। तो ये होती है एच पट्टियों के बीच में, ठीक है, सॉरी एच नहीं, जेड बैंड्स के बीच में, ऑप्शन बी हो जाएगा, जेड बैंड्स के बीच में। एरिया पूछा है, सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन टू, तो जेड, दो जेड बैंड के बीच का ये क्या होता है, बताएंगे कि दो जेड बैंड के बीच का जो स्पेस होता है उसी को सार्कोमियर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन बी जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच, लीच के जोक के क्रॉप में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 15 में, हाउ मैनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच, 8th पाए जाते हैं, 9th 10th या फिर 6th। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच, लीच के क्रॉप में, क्रॉप और गिजार्ड पढ़ते हो है ना, केचुए में, लीच में क्रॉप और गिजार्ड पाया जाता है, तो वही पूछा है आपसे, जोक के क्रॉप में कितने चेम्बर पाए जाते हैं। चलो क्रॉप पार्ट किसके लिए होता है, तो आप बताओगे कि फूड का जो स्टोरेज करता है वो क्रॉप होता है, और जो गिजार्ड पार्ट होता है वो पाया जाता है मिक्सिंग के लिए, है ना, मिक्सचर के लिए। चलिए तो कितने पार्ट पाए जाते हैं, बहुत अच्छे, इसमें 10 चेम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, 10 चेम्बर पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीमॉर्फिक एनिमल इज, इनमें से कौन सा पॉलीमॉर्फिक एनिमल होता है। हाँ भाई मिथिलेश कुमारी जी, सेगमेंट बिल्कुल फिक्स होता है, इसमें कितने होते हैं तो बताएंगे, 33 सेगमेंट होते हैं। हाँ, पॉलीमॉर्फिक एनिमल पूछा है, बहुरूपी प्राणी इनमें से कौन सा है जिसके बहुत सारे रूप हैं, है ना। चलिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाइड्रेडेक्टिनिया, बी ऑप्शन हाइड्रा, सी ऑप्शन है ट्यूबिपोरा या फिर मेट्रीडियम। इनमें से कौन सा एक ऐसा एनिमल है जिसके बहुत सारे रूप पाए जाते हैं, पॉलीमॉर्फिक कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक कंडीशन किस में पाई जाती है। चलो अलग अलग रूप होते हैं और बताएंगे कि ये अलग अलग रूप अपने अपने प्रमुख कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलो भाई क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये है हाइड्रेक्टिनिया जो कि पॉलीमॉर्फिक होता है, इसमें 5 प्रकार के पल्प पाए जाते हैं, और ये पांचों प्रकार के पल्प, ये 5 पल्प्स पाए जाते हैं, और ये 5 प्रकार के पल्प अपने अपने काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं और अपने अपने काम ही करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, पॉलीमॉर्फिक। ठीक है भाई, ऑप्शन ए। हाइड्रा कहाँ से पॉलीमॉर्फिक होता है भाई। चलो तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्टिब्रेट नेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, कशेरुकी नख व्युत्पन्न होते हैं, नख मतलब नेल्स की बात हो रही है ना, किससे डिराइव्ड होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्ट्रेटम ल्यूसिडम से, बी ऑप्शन दिया है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से, सी ऑप्शन है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम से या फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम से। वर्टिब्रेट के जो नेल्स बनते हैं वो किससे डिराइव्ड होते हैं। चलो भाई जल्दी से बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बताएंगे, वर्टिब्रेट्स के नेल्स जो होते हैं वो किससे डिराइव्ड होते हैं। चलो तो ये कैसे सेल होते हैं, नेल्स हो गए, जैसे आप पढ़ते हो
नेल्स हो गए, खुर हो गए, जैसे जीवो क्या पढ़ते हैं, भैंसों में, गायों में जो खुर पाए जाते हैं, है ना, कैटल्स में जो खुर होते हैं वो भी इसी से डराइव्ड होते हैं। और ये सेल कैसे होते हैं, कहेंगे डेड सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है भाई, डेड सेल के, और ये डराइव्ड होते हैं कहाँ से, स्ट्रेटम कॉर्नियम से। ठीक है, इनमें प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी बताएंगे, इनमें जो प्रोटीन पाई जाती है, चलो भाई जल्दी से बता दो, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है इनमें, नेल्स में, खुर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ये बताएंगे कि इनमें पाई जाती है किरेटिन, है ना, किरेटिन, किरेटिन पाई जाती है, किरेटिन नाम की प्रोटीन इनमें पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत अच्छा, किरेटिन पाई जाती है। चलिए, किरेटिन प्रोटीन इनमें पाई जाती है, और ये बताएंगे कि किससे डिराइव्ड होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम से डिराइव्ड होते हैं। नेल्स हो गए, हुफ्स जो होते हैं, खुर, वो भी इसी के उदाहरण है। चलो, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर है, ये कहाँ पर स्थित है, वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में, असम में, या फिर राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व पढ़ा है बहुत बार हमने, क्यों भाई, कहाँ पर है, जल्दी से बताइए, चलो फटाफट से बताएंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, बहुत अच्छे, तो ये राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बताएंगे, राजस्थान के अलवर जिले में है, कहाँ पर, राजस्थान में अलवर, क्यों भाई, सरिस्का कहाँ पर है, राजस्थान के अलवर में स्थित है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स कैन ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल, कौन सा पादप समूह नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि में उगता है। ठीक है, जहां पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, बी ऑप्शन है आपका ब्रायोफाइट्स, सी ऑप्शन लाइकेन्स, एंड डी ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि नाइट्रोजन की कमी वाले जगह पर उगते हैं, है ना भाई, नाइट्रोजन की कमी वाली जगह पर उगते हैं, आ जाइए, बहुत अच्छे, तो ये ऐसे प्लांट हैं जो कि ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर ये उग जाते हैं, और ये उग तो गए लेकिन इनमें अगेन फिर वही है भाई, नाइट्रोजन की कमी होगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी के लिए फिर ये क्या करते हैं, बाहर से कीटों का भक्षण करते हैं, जिस वजह से इनको कहा जाता है कीट भक्षी प्लांट, है ना। और इनके स्ट्रक्चर कुछ घटपर्णी आप पढ़ते हो ना, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, बाहर से किसी कीट को ऐसे पकड़ेंगे और उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो बना हुआ होता है, जैसे आप इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हो, इनका एक्सोस्केलेटन, है ना, बाह्य कंकाल किस चीज का बना हुआ होता है, तो बताएंगे कि मैम ये बना होता है किसका, काइटिन का, काइटिन का बना हुआ होता है। और काइटिन क्या है, नाइट्रोजन का पॉलीमर होता है, नाइट्रोजन का पॉलीमर होता है। ठीक, और ये पॉलीमर होने की वजह से बताएंगे कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट फिर इस नाइट्रोजन को तोड़ तोड़ कर क्या करते हैं, इसी से अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति को कंप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से इनको कहा जाता है कीट भक्षी प्लांट। और एक चीज होती है कि जब तक ये पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, कोई इंसेक्ट को इन्होंने लिया वापस से, और जब तक इससे पूरा नाइट्रोजन नहीं निकाल लेंगे तब तक ये दूसरा पकड़ेंगे नहीं, है ना। ऐसा थोड़े है कि आज पता चले टारगेट बना के बैठे हैं कि आज क्या करेंगे, 10 कीड़ों को पकड़ेंगे और खाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं। इनमें जब तक कीट अंदर है तब तक ये खुलेगा ही नहीं, है ना भाई। ये जो इनका मुख होता है एक तरह से, वो खुलता नहीं है, जब ये खत्म हो जाता है तब वापस से ये क्या करेंगे, दूसरे इंसेक्ट को पकड़ेंगे और उसका क्या करेंगे, उससे नाइट्रोजन लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर बताएंगे ये कौन से प्लांट हैं जो कि नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में देखने को मिलते हैं। ये बताएंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं जिनको कीट भक्षी पौधे कहा जाता है।
ठीक है भाई, एग्जाम्पल आपका जैसे हो गया पिचर प्लांट, घटपर्णी पौधा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विच स्पंज इज डेरिमेंटल टू पियर्ल इंडस्ट्री, इनमें से कौन सा एक ऐसा स्पंज है जो कि मोती उद्योग के लिए क्या है, हानिकारक होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है साइकॉन, बी ऑप्शन है आपका यू स्पॉन्जिया, सी ऑप्शन है ग्लास स्पंज या फिर क्लियोना। चलिए जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में फटाफट से बताएंगे सभी लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 20, तो ये कौन सा स्पंज है जो कि मोती उद्योग के लिए हानिकारक है। इसको कहा जाता है क्या, बोरिंग स्पंज। क्यों भाई, क्या कहलाता है, बोरिंग स्पंज। कॉमन नाम भी पूछ लेता है तो ये भी ध्यान रखेंगे, बोरिंग स्पंज, जिसको क्लियोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। मियोसिस वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई, सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन खोजा गया। मियोसिस की खोज किसने की थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है कॉस्फेट के द्वारा, सॉरी कॉस्टॉफ के द्वारा, बी ऑप्शन है पोर्टर के द्वारा, सी ऑप्शन दिया है फॉर्मर एंड मूरे के द्वारा या फिर कोलिकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मियोसिस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, मियोसिस की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। जल्दी से बताएंगे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, बताएंगे मियोसिस की खोज सर्वप्रथम फॉर्मर एंड मूरे नाम के साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में की थी। बताइए कौन से ईयर में, तो बताएंगे 1905 में, है ना, 1905 में, 1905 में सबसे पहले फॉर्मर एंड मूरे ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किडनी स्टोन्स आर क्रिस्टल ऑफ, गुर्दे की पथरी जो होती है वो किसके क्रिस्टल्स होते हैं। सिलिका के, सोडियम क्लोराइड के, कैल्शियम ऑक्सलेट के या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। किडनी स्टोन्स आर क्रिस्टल्स ऑफ, गुर्दे की पथरी किसका क्रिस्टल होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, गुर्दे की पथरी जो होती है वो किसके क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन से बनती है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो कि धीरे धीरे वहां पर जमने लगते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 ml, 10 ml, 2.34 ml या फिर 1.34 ml के आसपास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कितना होता है। चलिए क्या बता रहे हैं 23 के लिए, फटाफट से 23 के लिए। तो यहाँ पर 1 ग्राम के लिए पूछा है, ध्यान रखेंगे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो लगभग होती है 1.34 ml के आसपास। ठीक है, 1.34 ml। 20 ml ऑक्सीजन होती है 100 ml, ये अगर कहा जाए 100 क्या है ml शुद्ध रक्त में किसकी 20 ml क्या होता है ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्वा ऑफ बलेनोग्लासस इज, बलेनोग्लासस का लार्वा इनमें से कौन सा होता है, फटाफट से बताओ। चलो जल्दी से, बिना देरी के, आपस में बात मत करिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो बलेनोग्लासस का लार्वा इनमें से कौन सा होता है। तो
टर्नेरिया लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, अमोसीट लार्वा या फिर मैगॉट? चलिए भाई जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, ठीक है। बेलाइनोग्लासस को जनरली क्या कहा जाता है? टंग वर्म के नाम से जाना जाता है, या इसी को एकॉर्न वर्म भी कहा जाता है। और इसका जो लार्वा होता है वो कौन सा होता है? बताएंगे, टर्नेरिया लार्वा होता है ना भाई? कौन सा लार्वा होता है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। ये कौन सा लार्वा होता है? टर्नेरिया लार्वा। क्यों भाई? हाँ, मैगॉट। मैगॉट क्या है? हाउस फ्लाई में देखने को मिलता है। कहाँ पर? बताएंगे, हाउस फ्लाई में। हाउस फ्लाई जिसको कहते हैं, जो जनरली आपके घर में मक्खी पाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है बेलाइनोग्लासस में। बेलाइनोग्लासस को जनरली किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को एकॉर्न वर्म या टंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई, एकॉर्न वर्म या टंग वर्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिस्टोटल लैंटन्स इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास। अरस्तु की लालटेन किस वर्ग का लक्षण है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है, फर्स्ट ऑप्शन है इकाइनोइडिया में, बी ऑप्शन है ऑफीरॉइडिया में, सी ऑप्शन है स्टीरॉइडिया में, या फिर होलोथ्यूरिडिया में। चलो, किसका बेसिक फीचर है? ये पढ़ते हो ना आप? जल्दी से बताएंगे, अरस्तु की लालटेन कहाँ पर देखते हैं? जल्दी से बताएंगे। चलो, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? इकाइनो डरमेट्स में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात कर लें, सी अर्चिन वगैरह में। क्यों भाई? सी अर्चिन में। 25 के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटाई डिसीज इज एसोसिएटेड विथ, इटाई डिसीज किसकी वजह से होने वाला रोग है? किससे संबंधित है? एचजी पॉल्यूशन की वजह से, पारा के पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। बी ऑप्शन दिया है आपका पीबी पॉल्यूशन की वजह से, सी ऑप्शन है कैडमियम सीडी पॉल्यूशन की वजह से, या फिर एसई पॉल्यूशन की वजह से। चलिए जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 26। इटाई डिसीज किसकी वजह से होने वाली डिसीज है? ठीक है भाई, इटाई रोग का संबंध किससे है? चलो, तो ये बताएंगे, ये कैडमियम पॉल्यूशन की वजह से होता है ना? कैडमियम पॉल्यूशन की वजह से होता है। और ये भी होता है, इसको रेस्पिरेटरी पॉइजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी पॉइजन, है ना? श्वसन तंत्र के लिए जहर की तरह काम करता है। आल्सो यहाँ पर कहेंगे कि कौन सी डिसीज होती हैं? ऑब्वियसली रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिसीज होती हैं। आल्सो रक्तदाब या हृदय से संबंधित रोग इसी की वजह से होते हैं। लंग डिसीज हो गया, हार्ट डिसीज भी होता है कई बार। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, जो पारा होता है, पारा की वजह से कौन सी डिसीज होती है? पारा की वजह से कौन सी डिसीज होती है? तो बताएंगे कि पारा की वजह से मिनीमाता डिसीज होती है ना भाई? पारा की अधिकता की वजह से मिनीमाता डिसीज होती है। बहुत अच्छा। चलो, तो यहाँ पर आपका कैडमियम पॉल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी इज, भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक पूछा है, सॉरी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका बीरबल साहनी, बी ऑप्शन है पी माहेश्वरी, सी ऑप्शन है केसी मेहता, या फिर एस आर कश्यप। चलिए भाई, फटाफट से बता देंगे भारतीय पुरा वनस्पति के जनक। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, सॉरी 27 के लिए, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी। ठीक है भाई, चलिए, तो ये कौन है? बहुत अच्छे, ये कौन है? बीरबल साहनी को कहा जाता है ना? बीरबल साहनी। केसी मेहता कौन है? केसी मेहता को कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के फादर कहलाते हैं। पी माहेश्वरी एम्ब्रियोलॉजी के फादर कहलाते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है।
पी माहेश्वरी को कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी के फादर, और एस आर कश्यप को कहा जाता है ब्रायोलॉजी के फादर, है ना। इंडियन ब्रायोलॉजी लिख लीजिए, ये क्या है, ब्रायोलॉजी, इंडियन ब्रायोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। पी माहेश्वरी, इनको क्या कहा जाता है, पी माहेश्वरी एम्ब्रियोलॉजी के फादर, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। इसमें भी इंडियन लिख लीजिए, इंडियन ब्रायोलॉजी, ठीक है। केसी मेहता को क्या कहा जाता है, केसी मेहता को कहा जाता है फादर ऑफ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के फादर कहलाते हैं, ठीक है भाई। प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं केसी मेहता, ये भी लिख लीजिए, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। बाकी बीरबल साहनी को कहा जाता है क्या, फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ, अगला क्वेश्चन दिया है द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज, विकास की इकाई कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है पॉपुलेशन, बी ऑप्शन कम्युनिटी, सी ऑप्शन ग्रुप, या फिर स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है 28 के लिए, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए जल्दी से बताएंगे, विकास की इकाई इनमें से कौन सी है। 28 के लिए, बहुत बढ़िया, 28 के लिए विकास की इकाई। चलिए तो विकास की जो इकाई है वो क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। स्पीसीज किसकी इकाई है, टेक्सोनॉमी की। क्यों भाई, टेक्सोनॉमी की यूनिट जो होती है वो कौन है, बताएंगे, स्पीसीज है, ठीक है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच वन इज ए सी प्लांट, क्या दिया है, कौन सा एक सी प्लांट है। चलो ये क्वेश्चन एक बार मैं देख लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो ये क्या है, C4 प्लांट होगा। चलो ये क्या है, सी कैल्शियम प्लांट कोई होता ही नहीं है, C4 प्लांट होगा। इनमें से कौन सा एक C4 प्लांट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक C4 प्लांट की कैटेगरी में आता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका पपाया, पपीता, है ना। बी ऑप्शन मटर, मटर का मौसम आ गया है ना भाई। आलू मटर मौसम आ गया है ठंडी का, आलू भी है यहाँ पे, और मेज। चलो C4 प्लांट की कैटेगरी में इनमें से कौन सा आता है, C4 प्लांट की कैटेगरी में इनमें से कौन आता है, ठीक है भाई जल्दी से बता दीजिए। C4 प्लांट, कौन सा इनमें C4 प्लांट की कैटेगरी में आता है ना। तो इसमें जैसे कि आपका गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, उसके अलावा आप कहते हो इनमें और भी फसलें देखने को मिलती हैं, तो ये इनमें कौन सा हो जाएगा, C4 प्लांट पूछा है। मक्का आपका C4 प्लांट की कैटेगरी में आता है, बहुत बढ़िया। मटर अभी बहुत महंगा है, हाँ भाई मटर अभी स्टार्टिंग ही हुई है, अब आलू मटर ही चलेगा पूरी ठंडी, है ना। सुबह शाम दिन दोपहर शाम हर समय ब्रेकफास्ट लेके डिनर तक आलू मटर आलू मटर आलू मटर ही चलेगा, है ना। मटर पनीर, चलो अभी महंगा है, कुछ दिन में सस्ता हो जाएगा, कुछ दिन में मटर ही मटर दिखेगा पूरी मंडी में, है ना भाई। चलो तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मेज, जो कि आपका किसकी कैटेगरी में आता है, बिल्कुल बताएंगे कि ये कैटेगरी में आता है C4 प्लांट में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज ए स्ट्रेस हार्मोन, इनमें से कौन सा एक स्ट्रेस हार्मोन की कैटेगरी में आता है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणा जी बोल रही हैं अभी हमारे यहाँ मटर आया ही नहीं है, आ जाएगा आपके यहाँ भी, ठीक है करुणा जी, आ जाएगा आपके यहाँ भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज ए स्ट्रेस हार्मोन, इनमें से कौन सा एक स्ट्रेस हार्मोन की कैटेगरी में आता है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक स्ट्रेस हार्मोन की कैटेगरी में आता है? 2,4-D ABA एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। बी ऑप्शन है IBA या फिर IAA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। स्ट्रेस हार्मोन किसको कहा जाता है? चलो, तो ये क्या है? एब्सिसिक एसिड, जिसको कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन। क्यों? क्योंकि इस हार्मोन का उत्पादन विपरीत परिस्थितियों में होता है ना, जब सूखा होता है, जल जमाव होता है, इस समय इसका उत्पादन होता है। चलो भाई, क्यों भाई, सही बात है ना, स्ट्रेस हार्मोन। और इसका काम क्या होता है? तो ये कहेंगे कि जो वृद्धि और विकास है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। चलो, कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन को भी रोकने का काम करता है। तो ये कौन सा है? कहेंगे स्ट्रेस हार्मोन विपरीत परिस्थितियों में खुद भी उत्पन्न होता है और जो ग्रोथ है उसको रोकने का भी काम करता है। चलो, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा ऑप्शन आपका, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल बताएंगे कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म फोटोपीरियोडिज्म वाज कॉइंड बाय, फोटोपीरियोडिज्म शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फोटोपीरियोडिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है लिनेस्को के द्वारा, बी ऑप्शन है FW वेंट के द्वारा, सी ऑप्शन है स्कूग व मिलर के द्वारा, या फिर गार्नर एवं एलार्ड के द्वारा। चलो, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए जल्दी से बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, फोटोपीरियोडिज्म का मतलब क्या होता है? तो पौधों के फूलने फलने का, वृद्धि का, उनके रिप्रोडक्शन का जो समय होता है वो इस आधार पर निर्भर होता है, जो लाइट का ड्यूरेशन है इसी आधार पर निर्भर होता है, और इसी को फोटोपीरियोडिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये किसने बताया है? चलो, इसमें आप पढ़ते हो ना, लाइट के आधार पर क्या करते हैं, प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है, जैसे कि शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ये सब पढ़ते हो, ठीक है। डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। तो इसमें से आपको बताना है किस साइंटिस्ट ने ये बताया था, कौन से साइंटिस्ट ने ये बताया था। चलो, तो ये बताया था गॉर्नर एंड एलार्ड नाम के साइंटिस्ट ने। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन द फैमिली, गाइनोबेसिक स्टाइल किस फैमिली में देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है लेबिएटी फैमिली, बी ऑप्शन है एस्ट्रेसी फैमिली, सी ऑप्शन है यूफ्रोबिएसी फैमिली, या फिर पेपरवेसी फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन, गाइनोबेसिक स्टाइल कहाँ पर देखने को मिलता है? चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। तो ये देखने को मिलता है कहाँ पर? लेबिएटी फैमिली में। क्यों भाई, कहाँ पर देखने को मिलता है? लेबिएटी फैमिली में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर से देखिए, वो रुक गया। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? अच्छा रुक जाइए 1 मिनट आप लोग, अभी दिख रहा? वॉइस तो आ रही है भाई। ये क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? बढ़ तो रही है, मुझे लग रहा है आप लोग नज़र लगा रहे हो क्लास में, पता नहीं क्यों, है ना। अच्छा, ये सारी दिक्कतें, ये सारी तकनीकी वाली दिक्कतें आजकल हमारी क्लास में ही नहीं हो रहा है? क्यों भाई, ये सारी जो तकनीकी वाली समस्या है आजकल हमारी क्लास में ही नहीं हो रहा है?
मुझे लग रहा है किसी का मन नहीं कर रहा है ऐसे कि मैम मत पढ़ाइए, सिस्टम ही क्रैश करवा देते हैं मना मना के, कि आज पढ़ने का मन नहीं है। क्यों भाई, आप लोग ऐसे, मुझे लग रहा है ऐसे कुछ लोगों का मन हो रहा होगा, ठंडी आ गई है, पढ़ने का मैम मन नहीं कर रहा है, तो मैम क्या करते हैं, कभी वॉइस चली जा रही है, कभी वीडियो ही चला जा रहा है ना, कभी सिस्टम ही क्रैश हो जा रहा है, कभी इंटरनेट ही चला जा रहा है। क्यों भाई, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्या? कल भी वही हुआ था नेहा जी। हाँ सही बात है ना। क्यों? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे इस होशियार हो गए हैं, क्या बात है। चलो अच्छा, पढ़ें, अब आगे बढ़ें, है ना। मुझे लग रहा है कि आप लोग का मन नहीं करता है, तो आप लोग बोल देते हो मैम अब एक काम करते हैं, एकदम से सिस्टम ही क्रैश करवा देते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं लग रहा है। हम, कुछ लोग कह रहे हैं मैम हमको शादी में जाना है। अरे भैया, शादी शाम में होगी, पढ़ लो अभी। अभी अभी पढ़ लो, तुम्हारी भी शादी पता चले रुक जाएगी अगर पढ़ोगे नहीं तो। हैं, कुछ लोगों का है कि शादी का सीजन चल रहा है, शादी में जाना है, तो शादी में तो शाम में जाना है भैया, शाम में आराम से खाना बढ़िया गरम गरम मिलेगा, शादी में शाम शाम में जाना होता है ना। अभी वीडियो ऑडियो मत रुकवाओ, ऐसे मत करो, मेहनत की जा रही है आपके लिए। सोचिए हम भी ठंडी में उठ के आते हैं सुबह सुबह से भाग के आप लोग के लिए, कि चलो बच्चे वेट कर रहे हैं हमारे। क्यों भाई, हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं तो हम जल्दी से आते हैं, देखते हैं कि बच्चे यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, और आप लोग ऐसे करोगे। चलो अच्छा, पढ़ा जाए आगे, आगे बढ़ा जाए। अब कोई नज़र नहीं लगाएगा क्लास में, है ना, अब कोई क्लास में नज़र नहीं लगाएगा। चलो अच्छा, क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ ठीक है, अब कोई नज़र नहीं लगाएगा क्लास में। सभी लोग का मन नहीं कर रहा है, मैम कह रही हैं कि हम पढ़ाएंगे, और बच्चे कह रहे हैं कि मैम नहीं, ठंडी लग रही है, मत पढ़ाइए, शादी में जाना है। कोई कह रहा है कि हमें भूख लग रही है, मैम मत पढ़ाइए। ठीक है, चलो अच्छा, पढ़ें अब। गाइनो बेसिक स्टाइल इज फाउंड इन फैमिली। गाइनो बेसिक स्टाइल किस फैमिली में देखने को मिलता है? ये पाई जाती है लेबिएटी फैमिली में। ठीक है, लेबिएटी फैमिली में। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। पेपस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। पेपस किसका रूपांतरण है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है कैलेक्स का, बी ऑप्शन है कोरोला का, सी ऑप्शन है ब्रेक्ट का, या फिर लीफ का। चलो अच्छा, आगे आ जाते हैं। शादी वादी बाद में अटेंड करिएगा, पहले पढ़ लीजिए। ठीक है भाई, शादी वादी अब बाद में अटेंड होगी, पहले पढ़ लिया जाए। ठीक है, अभी हम पढ़ लें, पता चले हमारी पढ़ाई तो क्या है, आपकी तो शादी भी इसी में निर्धारित होगी कि पढ़ाई हो जाए, पेपर निकल जाए, तब शादी होगी, है ना। आधे से ज़्यादा बच्चे इसी में अभी क्या हैं, उलझे हुए हैं कि भैया नौकरी लग जाए तब तो हम शादी ब्याह करें। क्यों भाई, सही बात है ना। आधे से ज़्यादा लोगों का जीवन ही इसी में टंगा हुआ है कि पहले शादी हो जाए, पहले क्या है, पेपर निकल जाए, फिर शादी होगी। क्यों? क्योंकि दहेज भी तो लेना है ना। और जो लड़कियां हैं उनका है कि दहेज नहीं देना है। सही बात है ना। क्यों भाई, चलो अच्छा, पेपस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। पेपस किसका रूपांतरण है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कैलेक्स का, बी ऑप्शन है कोरोला का, सी ऑप्शन है ब्रेक्ट का, या फिर लीफ का। ठीक है, चलिए अच्छा, जल्दी से आ जाइए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैम की शादी, मैम को ही पहले क्या है, मैम को ही पहले टंगवा दो, है ना। क्यों, मैम आपको खुश अच्छी नहीं लग रही हैं क्या? मैम आपको खुश अच्छी नहीं लग रही हैं क्या? ठीक है अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए बताएंगे फटाफट से। पहले किसका रूपांतरण है? पेपस किसका रूपांतरण होता है? तो ये बताएंगे कि कैलेक्स का रूपांतरण है ना भाई। किसका? कैलेक्स का रूपांतरण है। कुछ देखो बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि मैम आप क्वेश्चन कम करवाती हैं, बातें ज़्यादा करवाते हैं। भाई यहाँ पर खड़े होके हम कंटिन्यू जब बोलते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स हमको भी चाहिए होता है।
मैम की फरवरी में है, मैम की शादी कब बोल रहे हैं, फरवरी में है। अच्छा भाई जल्दी से बता दो तुम लोग, लहंगा वहंगा मैं भी सिलवा लूँ। कौन शादी करवा रहा है मेरी, कौन बोला है कि मैम की फरवरी में शादी है, जल्दी बता दो, मुझे ही पता नहीं है, मुझे लहंगा वहंगा भी खरीदना होगा, है ना। आप लोग को बस मौका चाहिए। हो गया, चालू हो गया। अब मैम की शादी कब है, मैम की शादी यही आज ही होगी, इसी जगह, अभी तुरंत। चलो पढ़ लो, मार खाओगे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, द लार्जेस्ट फैमिली अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ी फैमिली के बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है लिलिएसी फैमिली, बी ऑप्शन है सोलेनेसी फैमिली, सी ऑप्शन है कुकुरबिटेसी फैमिली, या फिर एस्ट्रेसी फैमिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी सबसे लार्जेस्ट फैमिली की कैटेगरी में आता है। चलो इनमें से कौन सी सबसे लार्जेस्ट फैमिली की कैटेगरी में आता है। चलो भाई अच्छा बात नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे बड़ी फैमिली इनमें से कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। तो ये फैमिली है कौन सी, फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली है, जिसको कंपोजिटी फैमिली या इसी को क्या कहते हैं, एस्ट्रेसी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। क्यों भाई, एस्ट्रेसी फैमिली या इसी को कंपोजिटी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी। अच्छा, लिग्यूमिनेसी इनटू 3 सब फैमिलीज इज, लिग्यूमिनेसी कुल को 3 उपकुलों में बांटने का आधार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी इनटू अगेन 3 सब फैमिलीज, इसका आधार क्या है, किस आधार पर लेग्यूमिनेसी फैमिली को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनके कैलेक्स के प्रेजेंस की वजह से, कोरोला एंड एंड्रोसियम की प्रेजेंस की वजह से, गायनोसियम की प्रेजेंस की वजह से, या फिर एस्टिवेशन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए फटाफट से बताएंगे। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृता मैम बायोलॉजी वालों को जरूर बुलाएंगे, बुलाइएगा। कहाँ पर, कहाँ पर बुलाना है, हमको भी बुला लीजिएगा भाई। हाँ शादी होगी तो केवल और केवल 30 फरवरी को होगी बस। ठीक है भाई, अमृता जी की शादी है 30 फरवरी को। ठीक है, चलो प्रतीक्षा करो, जब 30 फरवरी आएगी तब इनकी शादी होगी, तब तक पढ़ाई करो, है ना। तो बताएंगे कि किस बेसिस पर अगेन इनको बांटा गया है, लेग्यूमिनेसी कुल को किस आधार पर 3 उपकुलों में बांटा गया है। तो ये बताएंगे इनमें कोरोला और एंड्रोसियम की प्रेजेंस की वजह से इनको अगेन 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। क्यों भाई, अगेन इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। चलो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिसीज ऑफ पोटैटो अपीयर्स ड्यू टू, आलू में व्हाट रोग की उत्पत्ति का कारण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिसीज ऑफ पोटैटो अपीयर्स ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से, बी ऑप्शन है अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से, सी ऑप्शन है पाइथियम डिबेराइनम की वजह से, एंड डी ऑप्शन है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम की वजह से। चलो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए बताएंगे सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, आलू में व्हाट डिसीज किसकी वजह से होती है, जल्दी से बताइए। आलू में व्हाट डिसीज की, आलू में व्हाट डिसीज किसकी वजह से होने वाला रोग है। तो ये होता है किसकी वजह से, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम की वजह से, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्टरनेरिया सोलेनाई जो बता रहे हैं उनसे क्या है, हाँ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही बता रहे हैं सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डिस्कवरर ऑफ हेट्रोथैलिस्म इन फंजाई वाज, कवकों में हेट्रोथैलिस्म के खोजकर्ता कौन है।
चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है पोंटो, कार्यो एवं एंड रोपर। बी ऑप्शन दिया है ए एफ ब्लैक एस्की। सी ऑप्शन है डी वेरी एंड डी ऑप्शन है के सी मेहता। चलो, हेट्रोथैलिज्म किसके द्वारा खोजा गया है, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोथैलिज्म की खोज किसके द्वारा की गई थी। हेट्रोथैलिज्म आप पढ़ते हो, अलग अलग थैलस का प्रेजेंट होना, है ना, कवकों में अलग अलग थैलस का प्रेजेंट होना। ये किसके द्वारा खोजा गया था, तो बताएंगे कि ये ब्लैकस्की के द्वारा खोजा गया था। ए एफ ब्लैकस्की नाम के साइंटिस्ट ने फंजाई में देखा था कि अलग अलग थैलस प्रेजेंट हैं और हेट्रोथैलिज्म का सबसे पहले चयन किया था। शब्द इसी ये हेट्रोथैलिज्म शब्द सबसे पहले इन्होंने उपयोग किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगार अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ। अगार अगार पढ़ते हैं, ये व्यावसायिक स्तर पर किसके सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है क्लोरोफाइसी मेंबर, मतलब कि ग्रीन एल्गा। बी ऑप्शन दिया है साइनोफाइसी मेंबर। सी ऑप्शन दिया है आपका फियोफाइसी मेंबर एंड डी ऑप्शन है रोडोफाइसी मेंबर। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, अगार अगार किससे निकाला जाता है और इसका प्रयोग होता है बहुत सारे क्या है सबस्टेंस के लिए, ठीक है, व्यावसायिक स्तर पर इसका प्रयोग बहुत सारी चीजों पे किया जाता है। ये किससे निकाला जाता है, जल्दी से बताएंगे। चलो, तो ये क्या है, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम नाम के शैवाल से प्राप्त किया जाता है, जो कि रेड एल्गी के मेंबर हैं, रोडोफाइसी के मेंबर होते हैं। क्यों भाई, रोडोफाइसी या कह लीजिए रेड एल्गी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए लार्वा ऑफ फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका का इनमें से कौन सा एक लार्वा नहीं है। स्पोरोसिस्ट लार्वा, हेक्साकेंथ लार्वा, रेडिया लार्वा या फिर मिरासीडियम लार्वा। चलो, हाँ, कौन बोल रहा है, मुझे लग रहा है सबको नौकरी मिलेगी, बिल्कुल नौकरी मिलेगी भाई, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा इनमें से किसका लार्वा नहीं है, हिपैटिका का लार्वा नहीं है, ठीक है। फैसियोला हिपैटिका, जिसको लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे। फैसियोला हिपैटिका, जिसको लिवर फ्लूक कहा जाता है ना, इसका एक परजीवी, ये दो होस्ट पर अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। एक तो होती है भेड़ और दूसरा होता है स्नेल, जो कि मेंबर होता है किसका, तो बताएंगे कि मैम मेंबर होता है मोलस्का का। क्यों भाई, चलो भाई जल्दी से बताएंगे, फैसियोला हिपैटिका में कौन सा एक लार्वा नहीं होता है। तो देखो, इसमें स्पोरोसिस्ट होता है, रेडिया होता है, सर्केरिया होता है, मेटासर्केरिया होता है, ठीक है। इसमें हेक्साकेंथ नहीं होता है, ठीक है, हेक्साकेंथ लार्वा इसका नहीं होता है। तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं सभी लोग, हेक्साकेंथ नहीं होता है, हेक्साकेंथ नहीं होता है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। हीमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ। हीमोसिलोमिक तंत्र किस में देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है आर्थ्रोपोडा में, बी ऑप्शन मोलस्का में, सी ऑप्शन इकाइनोडर्मेटा में या फिर हेमिकॉर्डेटा में। हीमोसिलोमिक तंत्र किस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे, हीमोसिलोमिक तंत्र चलिए कहां पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, हीमोसील कहां पर प्रेजेंट होती है। हीमोसील नाम की देह भित्ति है ना, हीमोसील कहां पर पढ़ते हो, तो ये पढ़ते हैं कहां पर, जहां पर खुला परिसंचरण तंत्र होता है ना, ओपन टाइप का, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा।
और ये कहाँ पर होता है, तो बताएंगे कि ये आर्थ्रोपोड में होता है। क्यों भाई, आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और इनमें एक गुहा होती है जिसको हीमोसील के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह से पूरी भरी हुई होती है ब्लड से, और जिस अंग को जितना ब्लड चाहिए वो यहाँ से आता है, डायरेक्ट लेता है। कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं इनमें, ठीक है, कोई ब्लड वेसल्स के माध्यम से इनमें ब्लड का फ्लो नहीं होता है, डायरेक्ट ये हीमोसील से ही सारे अंग इनके ब्लड लेते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा, इसको हीमोसिलोमिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो बताएंगे कि ये आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। ठीक है भाई, आर्थ्रोपोडा में ये देखने को मिलता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ऑन अर्थ वर, धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेकोडर्मी, बी ऑप्शन है सिफेलोकॉर्डेट्स, सी ऑप्शन है यूरोकॉर्डेट्स, या फिर प्लेकोडर्मी। सबसे पहले वर्टिब्रेट्स जो कि अर्थ पे इवॉल्व हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 41 के लिए, है ना। फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ऑन अर्थ वर, धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट कौन थे? चलो भाई, और ये अब क्या है, विलुप्त तो हो चुके हैं। तो ये कौन से हैं बताएंगे, ये हैं ऑस्ट्रेकोडर्मी। इनमें क्या है, बिना जबड़े वाली मछलियां आती थी। ठीक है, बिना जबड़े वाली मछलियां आती थी। इसके जीवाश्म अब उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन स्टेट में पाए जाते हैं। ये पूरी तरह से फॉसिल्स हो चुके हैं। फर्स्ट वर्टिब्रेट जो कि आपको अर्थ में देखने को मिले वो हैं ऑस्ट्रेकोडर्मी, बिना जबड़े वाली मछलियां थी इसमें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड्स, एमनियोटा में शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका एम्फीबिया, बी ऑप्शन रेप्टाइल्स, सी ऑप्शन है बर्ड्स, या फिर मैमल्स। एमनियोट्स और ए एमनियोट्स दो ग्रुप पढ़ते हैं। चलो, तो इसमें पूछा है आपसे एमनियोट्स में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, एमनियोट्स में कौन शामिल नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसमें क्या है, एम्फीबिया आपके एमनियोट्स में नहीं आता है, ये एन एमनियोट्स में आता है। क्लियर है, एमनियोट्स में क्या नहीं आएगा, एम्फीबिया नहीं है। बाकी एमनियोटा में आपको रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये इसके अंतर्गत आप पढ़ते हो, जबकि एम्फीबिया आपके ए एमनियोटा में आता है। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वॉलनट्स बिलोंग्स टू द फाइलम, सी वॉलनट्स समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं? सीलेंट्रेट्स में, टीनोफोरा में, स्पंजेस में, या फिर हेमिकॉर्डेटा में। चलो भाई, सी वॉलनट्स समुद्री अखरोट किस में पाए जाते हैं, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, समुद्री अखरोट। चलो, इन्हीं को कॉम्ब जेली के नाम से जाना जाता है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं और ये सेल्फ कहेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्षमता इनके अंदर होती है। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्षमता इनके अंदर देखने को मिलती है। चलो, कॉम्ब जेली या इन्हीं को क्या है, सी वॉलनट्स के नाम से जाना जाता है। इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स में कौन से ग्रुप में आते हैं? टीनोफोरा। क्यों भाई? टीनोफोरा जो बहुत छोटा सा ग्रुप है, टीनोफोरा समुद्री अखरोट के नाम से जाना जाता है इनको। हाँ, कॉम्ब लाइक प्लेट पाई जाती हैं, और वो भी कैसी होती है, 8 कॉम्ब लाइक प्लेट होती हैं, ऐसी ना। ये 8 क्या है, ऐसे क्या है, 8 प्लेट ऐसे देखने को मिलती हैं इनमें, अखरोट की तरह ऐसे देखने को मिलते हैं। और एक ऐसा क्या है, इनमें बड़ा सा टेंटिकल देखने को मिलता है। ठीक है, आल्सो इनमें और क्या पाया जाता है, एक बहुत ही अच्छा एक ऐसा इनका बेसिक फीचर जिसको कहा जाता है बायोलुमिनेंस। जब ये क्या है, मूव कर रहे होते हैं तो इनकी बॉडी क्या है, एक विशेष प्रकार की रसायन का प्रोडक्शन करती है, जिससे ये ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि जल रहा है अंदर कुछ, है ना। लाइट इनमें प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इनको कहा जाता है कि ये बहुत सुंदर दिखते हैं। जब ये मूव कर रहे होते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। चलो, तो ये ध्यान रखेंगे, टीनोफोरा जो कि बहुत छोटा सा क्या है, स्मॉलेस्ट पूरे फाइलम में, पूरे आप जो 10th फाइलम पढ़ते हो एनिमल किंगडम में, वो सबसे छोटा फाइलम यही है। इनको सी वॉलनट्स के नाम से जाना जाता है। आल्सो इनको क्या कहते हैं, कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया।
चलो, जैव प्रदीप्ति कहा जाता है, इनके अंदर बायोलुमिनेंस का प्रोसेस पाया जाता है जिसको जैव प्रदीप्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल इन मिडिल ईयर कैविटी इज, मध्य कर्ण गुहा में उपस्थित कर्ण अस्थियों का काम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का काम करती हैं। बी ऑप्शन दिया है इंक्रीज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का काम करती हैं। टू इंक्रीज वेवलेंथ, वेवलेंथ को बढ़ाने का काम करती हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी काम करती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आ जाओ अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, द फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल इन मिडिल ईयर कैविटी इज, मिडिल ईयर कैविटी में पाए जाने वाले जो ईयर ऑसिकल्स हैं उनका काम क्या होता है? ठीक है, ईयर ऑसिकल्स कितनी पाई जाती हैं एक बार फटाफट से बता दीजिए। ईयर ऑसिकल्स पढ़ते हो ना आप, टोटल 6 इन नंबर होती हैं, तीन तीन पाई जाती हैं, एक कान में 3 होती हैं और एक कान में 3 होती हैं। तो ये बताएंगे इनका काम होता है ऑल ऑफ दीज, ये सभी काम इनके द्वारा होते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करना, उसके अलावा एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, उसके अलावा कहेंगे वेवलेंथ का बढ़ाना, ये सब क्या होता है? तो बताएंगे कि ये सारे काम होते हैं किसके? ईयर ऑसिकल्स के। ठीक है, 6 इन नंबर, 3 ईयर ऑसिकल्स पाई जाती हैं। हाँ, और इसमें आपका पढ़ते हो सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपीज, सबसे छोटी बोन आपके पूरे ह्यूमन बॉडी में। आल्सो कहेंगे कि हाँ, 3 पेयर में होती हैं। बहुत अच्छे, चलो भाई आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इमोशनल ब्रेन, इनमें से किसे भावनात्मक मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, इनमें से किसे भावनात्मक ब्रेन के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है RAS, बी ऑप्शन सेरिबेलम को, सी ऑप्शन है लिम्बिक लोब को, या फिर कार्पस कैलोसम को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे, भावनात्मक ब्रेन, इनमें से किसे भावनात्मक मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? सेरिबेलम को, लिम्फिक लोब को, या फिर कार्पस कैलोसम को? चलिए भाई फटाफट से बताएंगे किसे इमोशनल ब्रेन के नाम से जाना जाता है? इमोशनल ब्रेन किसे कहा जाता है? RAS को, सेरिबेलम को, लिम्फिक लोब को, या फिर कार्पस कैलोसम को? चलो ठीक है, हाँ, तो इमोशंस के सेंटर कहाँ पर होते हैं ये बताएंगे। बहुत बढ़िया, ये लिम्फिक लोब कहलाता है आपका, लिम्फिक लोब, इसी को क्या कहा जाता है? इमोशनल ब्रेन। दुख दर्द पीड़ा जितने भी आपके महसूस होते हैं वो कहाँ से? तो यहीं से आप कहोगे, है ना, जितना दुख दर्द पीड़ा महसूस कर रहे हो, सारा का सारा इमोशंस वो यहीं से आप महसूस करते हो। ठीक है, लिम्फिक लोब, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फिनोमिना ऑफ मेटाजेनेसिस इज सीन इन, मेटाजेनेसिस की परिघटना किस में देखने को मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन सम प्रोटोजोअस में, कुछ प्रोटोजोआ में देखने को मिलती है। बी ऑप्शन है सम स्पंजेस में, सी ऑप्शन है सम सिलेंट्रेट्स में, या फिर सम हेलमेंथीस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 के लिए बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, मेटाजेनेसिस की प्रक्रिया कहां पर देखने को मिलती है? मेटाजेनेसिस
चलिए भाई बताइए फटाफट से, मेटाजेनेसिस प्रोसेस ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो कहेंगे कि ये कुछ सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलता है। क्यों भाई? मेटाजेनेसिस का प्रोसेस आपको कुछ सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। टीनिडियम इज एन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज। टीनिडियम एक श्वसन अंग है, किसमें? पाइला ग्लोबोसा में, राना टिग्रीना में, स्कॉर्पियन में, या फिर प्रॉन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। टीनिडियम पूछा है आपसे। टीनिडियम किसमें श्वसन अंग के रूप में पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। तो ये पाए जाते हैं कहाँ पर? पाइला में, जो कि मेंबर है किसका बताएंगे? ये पाए जाते हैं कहाँ पर? मोलस्का के मेंबर में, पाइला में। ठीक है, बिच्छू में कौन बता रहा है? स्कॉर्पियन में तो अभी हमने पढ़ा। स्कॉर्पियन में श्वसन अंग क्या पाए जाते हैं? बुक लंग्स पाए जाते हैं भाई, है ना। प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सॉरी प्रॉन में, स्कॉर्पियन में बुक लंग्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है टीनिडियम रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो ये पाइला ग्लोबोसा में पाया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लोकोमोशन इन लीच अकर्स बाई। लीच में गमन किसके द्वारा होता है? पैरापोडिया के द्वारा, फुट के द्वारा, हाइड्रोस्केलेटन के द्वारा, या इनमें सीटी पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 के लिए फटाफट से बताएंगे। लीच में जिसको जोक कहा जाता है, चलो भाई, लीच में जो गमन होता है एक जगह से दूसरे जगह जो मूव करती है वो किसकी मदद से होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका पैरापोडिया, बी ऑप्शन में फुट पाए जाते हैं, सी ऑप्शन हाइड्रोस्केलेटन की वजह से, या फिर इनमें सीटी पाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इनमें क्या है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको सीटी कहा जाता है। ठीक है, सीटी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सीटी पाई जाती हैं जिसकी मदद से ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो वोल्कमैन्स कैनाल आर कनेक्टेड विथ। वोल्कमैन कैनाल जुड़ी होती हैं किससे? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है फोर्थ वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल, फोर्थ निलय तथा केंद्रीय नलिका से, बी ऑप्शन दिया है बोन मैरो से, सी ऑप्शन दिया है हैवर्सियन कैनाल से, या फिर थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ वेन से। चलो वोकमैन कैनाल्स आर कनेक्टेड विथ। वोकमैन कैनाल्स कहाँ पर देखने को मिलती हैं? करुणा शर्मा जी, जब जल्दी जल्दी करेंगी तो क्वेश्चन गलत होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को पढ़कर फिर आंसर किया करिए। ठीक है, आते हुए क्वेश्चन जब आप गलत कर रहे हो तो ऐसे ही एग्जाम पे भी करेंगे और वहाँ पर भी गलत करके आ जाएंगे, लेकिन वहाँ बहुत पीछे रह जाएंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, उसके बाद आंसर करा करिए। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 कनेक्शन पूछ रहा है। हाँ, कनेक्टेड टू। वोकमैन्स कैनाल आर कनेक्टेड टू किससे जुड़ी हुई होती हैं? चलो, तो ये हड्डियों में पाए जाने वाले चैनल होते हैं, वोकमैन्स कैनाल वही कहलाती हैं। और ये किससे जुड़ी हुई होती हैं? तो ये हैवर्सियन कैनाल से जुड़ी हुई होती हैं। क्यों भाई, किससे जुड़ी हुई होती हैं? हैवर्सियन कैनाल से जुड़ी हुई होती हैं। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देयर आर अबाउट जीन्स इन ह्यूमन जीनोम। मानव जीनोम प्रोजेक्ट के आधार पर बताना है मानव जीनोम में कितने जीन उपस्थित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है 1500, सॉरी 15,000, 15,000। बी ऑप्शन दिया है 25,000, सी ऑप्शन है 30,000, या फिर मोर देन 50,000, 50,000 से भी ज्यादा। क्वेश्चन दिया है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव जीनोम में लगभग कितने जीन उपस्थित होते हैं। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस पर तैयार किया गया था जो 12 फरवरी 2001 को पब्लिश किया गया था। इसके अनुसार आपको बताना है कि जीनोम जो होते हैं वो कितने, लगभग कितने जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये बताएंगे अबाउट
30,000 के आसपास होता है। ये लगभग कितना होता है? 30,000। ऑप्शन सी हो जाएगा, अबाउट 30,000 के आसपास इसमें जीन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन ऑफ 111 कैल्शियम पैराकैसिनेट फॉर्मेशन इज। द कैल्शियम पैराकैसिनेट का फंक्शन क्या है? अच्छा चलो, कैल्शियम पैराकैसिनेट का बनना किसके द्वारा, किसकी वजह से होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है स्टेप्सिन की वजह से, काइमोट्रिप्सिन की वजह से, एंटेरोकाइनेस की वजह से, या फिर रेनिन की वजह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 1 मिनट। कैल्शियम पैराकैसिनेट फॉर्मेशन इज द। कैल्शियम पैराकाइनेट का बनना किसका कार्य है? ये आप ये हटा दीजिए। ठीक है, फंक्शन आप 111 पता नहीं क्या दिया है, ये कुछ अलग टाइप हो गया होगा। चलिए, हाँ भाई, कैल्शियम पैराकैसिनेट फॉर्मेशन इज द। कैल्शियम पैराकाइनेट का बनना किसका कार्य है? 51 के लिए बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। कैल्शियम पैराकैसिनेट का बनना किसके द्वारा संपन्न होता है? तो ये किसकी वजह से होता है? बहुत अच्छे, ये किसकी वजह से होता है मैम? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर 25,000 होगा। नहीं भाई, ये 30,000 के आसपास था, 30,000 के आसपास था। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो जीन की संख्या बताई गई थी लगभग वो 30,000 थी। ऑप्शन सी होगा इसमें, 25 नहीं होगा, 30,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पैराकैसिनेट का बनना ये काम होता है किसका? रेनिन का। और रेनिन जो कि केसिन प्रोटीन को क्या करेगा? डाइजेस्ट करने का काम करता है ना। दूध में विलेय प्रोटीन जिसको केसिन कहा जाता है, उसको अविलेय दही में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? तो ये रेनिन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विच ल्यूकोसाइट्स हैज ए बीन शेप्ड न्यूक्लियस। किस श्वेत रक्ताणु में सेम के बीज जैसा न्यूक्लियस पाया जाता है? सेम के बीज के आकार का न्यूक्लियस किस में देखने को मिलता है? बेसोफिल्स में, मोनोसाइट में, न्यूट्रोफिल्स में, या फिर इओसिनोफिल्स में। चलिए, सेम के बीज के आकार का केंद्रक किस में देखने को मिलता है? फटाफट से बताएंगे भाई। सेम के बीज के आकार का न्यूक्लियस किस में देखने को मिलता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? मोनोसाइट में। ठीक है भाई, कहाँ पर? मोनोसाइट्स में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेंसिबल एंड वाटर रेजिस्टेंस इपिथीलियम इज। प्रसार योग्य तथा जलरोधी उपकला इनमें से कौन सी है? स्क्वैमस उपकला, ट्रांजिशनल, कॉल्यूमनर, या फिर स्ट्रेटिफाइड। इनमें से कौन सी एक ऐसी इपिथीलियम है जो कि एक्सटेंसिबल और वाटर रेजिस्टेंस होती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। प्रसार योग्य तथा जलरोधी उपकला इनमें से कौन सी होती है? स्क्वैमस इपिथीलियम, ट्रांजिशनल इपिथीलियम, कॉल्यूमनर इपिथीलियम, या फिर स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम। चलिए फटाफट से बताएंगे, प्रसार योग्य तथा जलरोधी उपकला इनमें से कौन सी होती है? मतलब वो खिंचाव भी हो जाए उसमें तो भी, और उसके साथ साथ उसमें क्या है? जल को रोकने की क्षमता भी हो। चलिए भाई, खिंचाव और फैलाव को सहन करने के लिए अनुकूलित होती हैं, और ये जनरली आपको देखने को मिलती हैं जैसे कि यूरिनरी ब्लेडर वगैरह में हो गया। ठीक है, यूरेटर में पाई जाती हैं। तो ये कौन सी होती हैं? ये कौन सी उपकला होती हैं बताएंगे? ये होती हैं ट्रांजिशनल। ठीक है, चलो ये कौन सी होती हैं? ट्रांजिशनल, जो कि आपके यूरिनरी ब्लेडर, यूरेटर वगैरह में पाई जाती हैं। और ये एक तरह से खिंचाव के लिए, क्योंकि यूरिनरी ब्लेडर जब भर जाता है ना यूरिन से, तो उसमें खिंचाव होता है, और वापस से वो क्या है? वापस से वो अपने शेप में भी आ जाता है। तो उसमें जो पाई जाती हैं ट्रांजिशनल उपकला पाई जाती हैं, ट्रांजिशनल कहेंगे, ट्रांजिशनल इपिथीलियम इनमें देखने को मिलती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दीज इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, इनमें से कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिरुडिनेरिया में, बी ऑप्शन है, एस्केरिस में, सी ऑप्शन है, टीनिया सोलियम में, या फिर ऑल ऑफ दीज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, चलो भाई जल्दी से बता दो, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स किसकी, कौन से एनिमल हैं जो कि त्रिस्तरीय आते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक पढ़ते हो ना, 2 स्तरीय एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 स्तरीय एनिमल, इनमें एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म तीनों पाई जाती हैं। तो ये स्टार्ट हो जाता है आपका कहाँ से, बताएंगे कि इनमें सभी आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि टीनिया सोलियम भी आता है, एस्केरिस, मतलब कि आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेके आगे जो आने वाले सारे एनिमल हैं उन सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप ऑफ बॉडी कैविटी पाई जाती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था, 1984 में, 1972 में, 2010 में, या फिर 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था। चलो भाई जल्दी से बताएंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये 1972 में पारित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, 1972 में क्या है ये पारित किया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्डियक साइकिल स्टार्ट्स विथ, कार्डियक चक्र की शुरुआत होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 के लिए बताएंगे, कार्डियक चक्र की शुरुआत किससे होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑरिकुलर डायस्टोल से, ठीक है, ऑरिकुलर डायस्टोल से। बी ऑप्शन दिया है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल से, सी ऑप्शन है ऑरिकुलर सिस्टोल से, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से किसी से नहीं। कार्डियक चक्र की शुरुआत किससे होती है। चलो, प्रत्येक हृदय चक्र का जो समापन होता है वो किसकी वजह से होता है और शुरुआत किसकी वजह से होती है, ये 2 चीजें आती हैं। तो आपसे शुरुआत पूछा है यहाँ पर। ठीक है, शुरुआत होती है जब नया चक्र प्रारंभ होता है, तो शुरुआत होती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल से, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से कार्डियक साइकिल की शुरुआत होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, हाँ चलो ऑप्शन बी यहाँ पर 56 के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, पेरीपेटस बिलोंग्स टू क्लास, पेरीपेटस किस वर्ग के अंतर्गत आता है। क्रिस्टेसिया से, बी ऑप्शन है ऑर्निकोफोरा से, सी ऑप्शन इंसेक्टा से, या फिर एरेक्नेडा से। 57 के लिए फटाफट से बताएंगे, कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है, 0.8 होती है। हाँ भाई 0.8 सेकेंड होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 57 के लिए पूछा है, पेरीपेटस बिलोंग्स टू द क्लास, पेरीपेटस किसके बीच किस वर्ग का एनिमल है, जल्दी से बताएंगे। क्रेस्टेसिया के अंतर्गत आता है, ऑर्निकोफोरा के अंतर्गत आता है, इंसेक्टा के अंतर्गत आता है, या फिर एरेक्नेडा के अंतर्गत आता है, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। चलिए भाई, तो ये बताएंगे, ये ऑर्निकोफोरा के अंतर्गत आता है और इंसेक्टा का मेंबर नहीं है भाई, इंसेक्टा का मेंबर कहाँ से हो जाएगा। और इसको कहा जाता है किसके किसके बीच की कड़ी, एक बार फटाफट से बताइए। तो ये कहलाता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहलाता है ना, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहलाता है। चलिए, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहलाता है। ये कैसा होता है तो बताएंगे कि ये कैटरपिलर लाइक संरचना होती है इसमें, और इसमें देखने को मिलता है कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो एनिलिडा के भी होते हैं, और कुछ कैरेक्टर ऐसे होता है जो आर्थ्रोपोडा के दिखाई देते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो एनिलिडा है वो आगे ग्रोथ करके क्या बनाया है, वही आगे ग्रोथ करके आर्थ्रोपोडा में डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। चलो, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ, स्टेटोसिस्ट ऑर्गन है किसके लिए, डिफेंस के लिए, अटैक के लिए, बैलेंस के लिए, या फिर कीमो रिसेप्टर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, स्टेटोसिस्ट किसके लिए पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। चलिए, तो बहुत बार पढ़ा है, ये स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग का काम करता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है जो कि आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम कीटों में। क्यों भाई, कीटों में देखने को मिलता है, बैलेंसिंग के लिए, डिफेंस का नहीं होता, बैलेंसिंग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज, प्राथमिक अंड कला होती है, ग्राफियन फॉलिकल की बनी होती है, कोरोना रेडिएटा होता है, जोना पेलुसिडा होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज होता है। चलो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो बनती है वो कौन सी होती है। बहुत बढ़िया, चलो फटाफट से बता दो। प्राथमिक अंड कला, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। और ये क्या होती है, oocyte के डेथ के लिए आल्सो oocyte में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और ये जो लेयर होती है इसको कहा जाता है जोना पेलुसिडा। इसी लेयर से क्या होता है, मान लीजिए ये एग है और जो स्पर्म जाता है उसका एक्रोसोम इसी लेयर से क्या है, इसी लेयर को काट करके या इसी लेयर को भेद करके अंदर जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, बहुत अच्छे, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलो, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है बायोजेनेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, बायोजेनेटिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, और ये आपका होमवर्क हो जाएगा आज के लिए, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बायोजेनेटिक लॉ किसके द्वारा बताया गया था, अर्नेस्ट हेकल के द्वारा, ईवी हेकल, परकिंजे के द्वारा, एच स्पेनर के द्वारा, या फिर और विर्च्यू के द्वारा, ठीक है, रुडोल्फ विर्च्यू के द्वारा। बायोजेनेटिक लॉ किसके द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में अगेन कल आपकी 11 बजे क्लास होगी, और 11 बजे फिर से हम नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे आपके साथ, ठीक है। बाकी आपके लिए, आपको पता है हमारे चैनल पर आपको द स्मार्ट विजन क्लासेस ऐप पर जूनियर लेवल का और प्राइमरी लेवल का टीचिंग का, टेट के लिए आपका बैच चल रहा है। तो सभी लोग जो भी अभी टेट वाली परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो ज़रूर ज्वाइन करें। उसके अलावा आपका और भी कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कि सीटेट अभी आ गया है ना, आपका आपका फैब में फरवरी में पेपर है, तो ये भी ध्यान देंगे। टीजीटी, पीजीटी, एलटी वाले, जीआईसी वाले, यूजीसी नेट, जेआरएफ, इन सभी की क्लासेस भी चल रही हैं। सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, DSSB, बीपीएससी, केवीएस के भी फॉर्म आपके आ चुके हैं, ठीक है। केवीएस का, एनवीएस का फॉर्म भी आपका आ चुका है। सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी आपकी चल रही हैं। और जो बच्चे खास करके जो टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट वाले प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरूर ध्यान देंगे। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी चल रही हैं, तो सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट के सेशन को जरूर क्या करें, ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए भाई, आज की क्लास कैसी लगी। चलिए, गौरव कुमार जी, आज आपकी पहली क्लास थी और आपसे पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, शुक्रिया आपका, धन्यवाद बहुत बहुत। और ऐसे ही जुड़िए, अपने यार दोस्त मित्रों के पास भी सेशन को शेयर किया करिए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगेन कल आपके सेम टाइम सेम जगह पर सुबह के 11 बजे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।